नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सब बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार झकास। कैसे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं? है ना? एडीओ एडीआई कौन सी तैयारी कर रहे हो बताइए। तो चलिए, आज हम लोग को देखना है छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत मराठा कालीन शासन व्यवस्था। मराठा के एंट्री देख लिए, मिम्बाजी को देख लिए, सूबा शासन देख लिए, ब्रिटिशों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी देख लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा हम लोग पूना भोसले शासन को भी देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को मराठा कालीन शासन व्यवस्था को समझना है। ओके, मराठा कालीन शासन व्यवस्था, तो इसी को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मराठा शासन। ठीक, अब मराठा शासन को देखोगे तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो इसके अंतर्गत देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, ओके, प्रशासनिक व्यवस्था, इसको देखना है। ठीक, दूसरा हम लोग देखें इसके अंतर्गत तो राजस्व व्यवस्था को देखेंगे, राजस्व व्यवस्था। ठीक, राजस्व व्यवस्था। और तीसरा इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग आर्थिक गतिविधि, मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ये तीनों पर हम लोग को विशेष चर्चा करना है। ओके, ये तीनों पर। ठीक, कोई दिक्कत जी? बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रशासनिक व्यवस्था को। ओके, प्रशासनिक व्यवस्था को, और इसके अंतर्गत मराठा काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, उस समय कौन कौन से प्रशासनिक यूनिट से पद थे, इन सब को देखना है। पंचायत व्यवस्था कैसी थी। राजस्व व्यवस्था में देखोगे तो उस समय रेवेन्यू कहाँ से आता था, ठीक है, रेवेन्यू के लिए टैक्स कैसा कैसा लगता था, इन सब को देखेंगे। अर्थव्यवस्था में देखोगे तो उस समय कौन सी मुद्रा चलती थी, है ना, उनका मापन कैसे किया जाता था, कितने रुपये से कितना कौड़ी कंडा ये सब चला है, तो ये सब कैसे कैसे होता था, इसको देखेंगे। सबसे पहले इसी के अंतर्गत देख लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूं प्रशासनिक व्यवस्था। कोई दिक्कत? समझते चलना है। प्रशासनिक व्यवस्था, तो उस समय का प्रशासन देखोगे, उस समय का प्रशासन तो कौन सा, तो केंद्रीकृत प्रशासन रहा है। केंद्रीकृत प्रशासन रहा है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। ओके, ठीक, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय केंद्रीकृत प्रशासन रहा है। अब इसमें देखेंगे तो प्रशासनिक यूनिट को देखते हैं, प्रशासनिक यूनिट को। ओके, प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई अंतर्गत देखोगे तो सबसे ऊपर में था सूबेदार। सूबेदार जो राज्य को देखता था। ठीक है, सबसे ऊपर में सूबेदार जो राज्य को देखता था। राज्य के अंतर्गत में उस समय परगना था, परगना। ठीक है, परगना, गढ़ को आपका खत्म करके परगना लाया गया था। और परगना के नीचे में देखोगे तो गांव का समूह, गांव का समूह, गांव का समूह, ये याद रख लेना। ठीक है, और इसके नीचे में देखोगे तो ग्राम, ग्राम सबसे छोटी इकाई। राज्य का प्रमुख होता था उस समय, राज्य का प्रमुख कौन, तो याद रख लेना सूबेदार। ठीक है, सूबेदार जी। उसके बाद परगना का प्रमुख कमाविंसदार, कमाविंसदार याद रख लेना। ठीक, कमाविंसदार। गांवों का समूह, है ना, इसका प्रमुख देखोगे तो पटेल लोग रहते थे, पटेल थे, है ना, पटेल। ठीक, और ग्राम का गौटिया, गौटिया। ठीक, गौटिया ये कलचुरी काल से चलता आ रहा है, देख लो, गौटिया, है ना, गौटिया, इसको याद रख लेना। सूबेदार के अधीन आप कमाविंसदार को देख लो, कमाविंसदार, ये इसके अधीन में पटेल, और ये गौटिया, ये सब आ जाएंगे। बात समझ रहे हो? इस तरीके से उस समय का प्रशासनिक यूनिट रहा है। अब इन प्रशासनिक यूनिटों में अलग अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे। तो इसी को भी हम लोग को समझना है। देखते हैं
देखते हैं। अब देखो अधिकारीगण, अधिकारीगण ठीक। सबसे पहले देखोगे प्रशासनिक अधिकारी में सबसे पहले देखोगे तो सूबेदार को याद रख लेना। सूबेदार, और सूबेदार था सर्वोच्च अधिकारी। सर्वोच्च अधिकारी याद रख लेना। और ये सर्वोच्च अधिकारी था, इनको सैन्य अधिकार, दीवानी अधिकार, फौजदारी अधिकार, सभी अधिकार प्राप्त थे, याद रख लेना। इसके बाद इसके नीचे में कमाविंसदार, कमाविंसदार याद रख लेना। कमाविंसदार परगने का प्रमुख को बोलते हैं। और कमाविंसदार देखोगे तो परगना प्रमुख है, परगना के अंतर्गत सारे अधिकार इसके अधीन होंगे। तो परगना प्रमुख, परगना प्रमुख, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं ठीक। इसके बाद देखोगे कमाविंसदार के अधीन दो लोग को याद रख लेना। कौन कौन सा? तो फडणवीस और पोतदार। फडणवीस और पोतदार याद रख लेना ठीक है। तो सबसे पहले फडणवीस लिख देता हूं, फडणवीस ठीक। ये उस समय का लेखा अधिकारी है, लेखा अधिकारी ठीक, लेखा अधिकारी। और पोतदार, पोतदार इसको याद रख लेना। पोतदार उस समय का खजांची है, खजांची जो खजाने का देखरेख करता है, खजांची ओके, खजांची पोतदार, ये इतना याद रखो। इसके बाद देखोगे तो याद रख लेना बड़कर, बड़कर और एक बरार पांडे, बड़कर और बरार पांडे, ये दोनों को याद रख लेना। ब से बड़कर, बरार, पांडे। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, बरार पांडे लिख देता हूं। बरार पांडे ये लगान निर्धारण करता था, कितना कितना लगान लेना है इसको निर्धारित करने का काम किसका है? तो बरार पांडे का। और बड़कर, बड़कर इसी के अंतर्गत देखो तो ये लगान निर्धारण करता था और ये लगान का लेखा जोखा रखता था, लेखा जोखा रखता था ठीक, कितना आया कितना गया ये सब। बड़कर, बरार, पांडे, इतना याद रखना ओके, इतना याद रखना, याद रहेगा जी ठीक। बड़कर, बरार, पांडे, पोतदार, फडणवीस, कमाविंसदार, सूबेदार। अब इसके अधीन देखो गौटिया, गौटिया, गौटिया ग्राम का प्रमुख, एक याद रख लेना। गौटिया, गौटिया कौन? तो ग्राम प्रमुख ओके, ग्राम प्रमुख। और ग्राम प्रमुख के सहयोग के लिए, ग्राम प्रमुख के सहयोग के लिए, अब थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दिखे या ना दिखे अब मैं क्या कर सकता हूं जी, नया स्लाइड ले सकता हूं ऐसे। गौटिया के अधीन देखोगे तो दो लोग, एक तो कोतवाल, कोतवाल, और एक देखोगे तो चौहान ठीक है। कोतवाल और चौहान, कोतवाल और चौहान। तो कोतवाल क्या करता था? पहरा देने का काम करता था, पहरा देने का काम ठीक है, ये आपको जानना है। और चौहान क्या करेगा? ग्राम रक्षक था, है ना, ग्राम रक्षक। तो ये आपको जानना है, कोतवाल और चौहान, कोतवाल और चौहान ओके, ग्राम रक्षक गौटिया की सहायता के लिए। इसी अंतर्गत एक और याद रख लेना, पौनी, 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 पौनी किसको बोलते हैं? उस समय के सेवादार थे उसको, सेवादार, पौनी सेवादार। तो इस प्रकार से याद करो। प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण को देखेंगे तो सूबेदार सर्वोच्च अधिकारी जिनको सैन्य अधिकार ठीक है, दीवानी अधिकार, फौजदारी अधिकार, सभी अधिकार इनको प्राप्त। कमाविंसदार देखोगे तो परगना का प्रमुख और परगना के सभी अधिकार कमाविंसदार को। फडणवीस लेखा अधिकारी,
पोतदार, खजांची। बरार पांडे देखोगे तो बरार पांडे याद रख लेना लगान निर्धारण का काम करेगा। कहां पर कितना लगान लगेगा, ये बरार पांडे का काम। बढ़कर लगान का लेखा जोखा और गौटिया ग्राम प्रमुख, इसके अंडर में कोतवाल, चौहान, पौनी, ये सब लोग रहेंगे। ठीक है, ये आपको जानना है। तो ये हो गया प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण। अब हम लोग को क्या देखना है, तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था देखो। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही पंचायत व्यवस्था देखो। तो इस समय पंचायत व्यवस्था कैसा था, ठीक है, मराठा काल में पंचायत व्यवस्था। तो पंचायत का काम, पंचायती काम उस समय के कर्मचारी लोग करते थे, कर्मचारी लोग करेंगे। और कर्मचारी करके ये न्यायालय को अपना राय भेजते थे। ठीक है, न्यायालय को राय, सलाह, राय भेजते थे और उसके आधार पर क्या होता था, निर्णय होता था। याद रहेगा, निर्णय होता था। ये पंचायत, तो इसको याद रख लेना। मतलब मुख्य काम कर्मचारी लोग कर रहे हैं और बाद में न्यायालय को अपना सलाह भेजेंगे, ये आपको जानना है, पंचायत व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो पंचायत व्यवस्था के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो उस समय के भूमिदान, भूमिदान को देख लो। ठीक, भूमिदान, ओके, भूमिदान, 3 प्रकार के भूमिदान याद रख लेना, 3 प्रकार के। एक तो बोला जाता है मोकासा, मोकासा। दूसरा देखोगे तो धर्मदाय, धर्मदाय याद रहेगा। और तीसरा मोकासा, धर्मदाय और देव स्थान। ठीक है, तीसरा देव स्थान, ओके, देव स्थान। अब नाम से ही समझ आ रहा होगा, जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाएगा वैसा भूमि क्या कहलाएगा, मोकासा। तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला, ठीक है, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि कैसा, क्या कहलाएगा, मोकासा भूमि कहलाएगा, दान में दिया जाता था। धर्मदाय देखोगे तो धर्म की स्थापना हेतु, धर्म हेतु, है ना, धर्म हेतु, धार्मिक कार्य हेतु, ओके, धार्मिक कार्य, इसके लिए दिया गया भूमि क्या, धर्मदाय। और मंदिर के लिए, देवता मंदिर, है ना, मंदिर कार्य के लिए, मंदिर कार्य हेतु, ठीक, जो भूमि दान में दिया जाएगा वो देव स्थान कहलाएगा। तो ऐसा स्थान जो देवों के लिए, मतलब देवता के लिए, ठीक है, देवता मतलब मंदिर, मंदिर के लिए जो भूमि या जो स्थान को दान में दिया जाएगा वो देव स्थान कहलाएगा। धार्मिक कार्य हेतु धर्मदाय कहलाएगा और ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि मोकासा कहलाएगा। ये आपको जानना है। ठीक, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, इसको याद रख लेना। ओके, कोई दिक्कत? अब हम लोग को देखना है मंदिर के लिए क्या, तो देव स्थान। अब हम लोग को देखना है क्या, राजस्व व्यवस्था। ओके, राजस्व व्यवस्था, ठीक है जी, राजस्व व्यवस्था। कोई दिक्कत? मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था। तो सबसे पहले तो ये जान लो, इस समय राजस्व व्यवस्था के रूप में 2 क्षेत्र आते थे। कौन कौन सा? क्षेत्र को देखो कैसा था, तो क्षेत्र देखोगे तो 2, एक को बोला जाता था खालसा क्षेत्र, खालसा क्षेत्र, ओके, और दूसरा को बोला जाता था जमींदारी क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र सीधा और सीधा मराठा शासक के अधीन, ओके, मराठों के अधीन था ये खालसा क्षेत्र, मराठों के अधीन, याद रख लेना। ठीक, और जमींदारी क्षेत्र देखोगे तो ये जमींदारों के अधीन, जमींदारों के अधीन। कोई दिक्कत बताइए, ये आपको जानना है। खालसा मराठों के अधीन, जमींदारी जमींदारों के अधीन, ये दोनों को याद रख लेना, 2 क्षेत्र इस समय। ओके, समझ आ रहा है ना जी? खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र,
इसी में एक क्षेत्र और बनाया गया, ताहूतदारी। ठीक है, एक क्षेत्र नया आया, ताहूतदारी। ठीक, ताहूतदारी इसको समझना है। ताहूतदारी किसको बोलते हैं? तो ये ऐसा भूमि था, है ना, जो उपजाऊ भी था, उपजाऊ होता था, है ना। ताहूतदारी उपजाऊ था, मतलब अच्छा भूमि था, अच्छा भूमि। ओके, तो इसको इस व्यवस्था के अंतर्गत पट्टा में दिया जाता था, पट्टा में, पट्टा बना करके, है ना, ठेके पर दिया जाता था। ठीक, कि 10 साल तक ये भूमि आपके पास रहेगी, आप कृषि करके हमको दो, इस टाइप से। तो पट्टा बनाकर ठेके पर इसका वितरण किया जाता था, यही है ताहूतदारी व्यवस्था। और इसको, ताहूतदारी को ग्राम गौटिया, है ना, गौटिया और जमींदार, गौटिया और जमींदार दोनों के बीच में बनाया गया ये ताहूतदार। ओके, दोनों के बीच में देखोगे तो ताहूतदार, ना तो वो जमींदार के अंतर्गत आता था, ना वो गौटिया के अंतर्गत आता था, और दोनों के बीच में ताहूतदार आपका स्थापित किया गया। तो ये ताहूतदार को याद रख लेना, ये ताहूतदारी भूमि मतलब पट्टे या ठेके पर दिया गया अच्छा और उपजाऊ भूमि, इसके अंतर्गत काम करते थे, कृषि कार्य करेंगे, अलग अलग व्यापारिक वाला काम या कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये ताहूतदारी। तो उस समय मराठा काल में ताहूतदारी व्यवस्था, इसको याद रख लेना। और तीन समय याद रख लेना इसके लिए, 3 समय। कौन कौन सा समय? एक तो सेंडिस के समय, है ना, सेंडिस के समय, ठीक, सेंडिस के समय। दूसरा देखोगे तो याद रख लेना, सेंडिस के बाद मराठा शासन में पुनः भोंसले के समय, रघुजी थर्ड के समय। और तीसरा देखोगे तो एक ब्रिटिश के समय, इलियट, है ना, इलियट के समय। ये 3 समय में अलग अलग ताहूतदारी का निर्माण किया गया। तो सेंडिस ने 2 ताहूतदारी बनाया, क्या क्या? लोरमी कब जी? 1826 में। तरेंगा कब? 1828 में। ठीक है, मराठा काल में देखोगे तो मराठा काल में भी 2 बने, सिरपुर और लवन, याद रख लेना। तो सिरपुर कब? तो 1843। और लवन देखोगे, लवन तो कब? तो 1848। ये 2 और 2 4 हुआ। 3 ठो याद रख लेना इलियट के समय में, संजारी, खल्लारी और सिहावा। संजारी, खल्लारी और सिहावा तीनों देखोगे तो कब? 1858 में, तीनों 1858 में। तो मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं, 1858 और 3 ठो संजारी, खल्लारी, सिहावा। ओके, ये 3 ताहूतदारी इस समय 3 समय काल में, अलग अलग समय में कौन कौन सा बना, इसको बार बार पूछा गया क्वेश्चन में, पीएससी में भी, व्यापम में भी, तो इसको याद रख लेना। सेंडिस के समय में 2 ठो, लोरमी और तरेंगा। मराठा काल में रघुजी थर्ड के समय, ओके, रघुजी थर्ड के समय 1843 में आपका, और ये 1848 में सिरपुर और लवन। यहाँ पर सिहावा, खल्लारी और क्या होगा तीसरा बताओ? संजारी। ठीक है, तो संजारी, खल्लारी, सिहावा 1858, 3 ठो यहाँ पर। तो 7 हुआ। ये तीनों ताहूतदारी प्रथा को जानो। खालसा क्षेत्र, खालसा मराठों के अधीन, पहले सुल्तानों के अधीन, अब मराठों के अधीन। जमींदारी देखोगे तो जमींदारों के अधीन। ठीक है, सीधा एक खालसा से किसको टैक्स मिल रहा है? राजा को, है ना, मराठों को, और कोई यहाँ पर नहीं है बीच में। तो जमींदारी याद रख लेना। जमींदार में तो टैक्स कौन लोग कलेक्ट करेंगे? तो जमींदार लोग करेंगे जमींदारी क्षेत्र में। फिर वो लोग कुछ हिस्सा अपने शासक को देंगे, इस तरीके से। तो ये आपको जानना है। ताहूतदारी, जमींदार और गौटिया के बीच में ताहूतदार व्यवस्था स्थापित किया गया। ठीक, अच्छा और उपजाऊ जमीन होता था, जिसको कृषि अन्य कार्य करने के लिए ठेके पर दिया जाता था कि इतना दिन तक आप करो, इतना दिन तक, पट्टा बना करके। यही है ताहूतदारी व्यवस्था, और इसको याद कर लेना भाई। कोई दिक्कत बताइए?
ये तो हो गया राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र, और इसके अंतर्गत देखोगे तो टैक्स, देखो टैक्स, इसके अंतर्गत टैक्स देखो, टैक्स कर व्यवस्था है ना। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ही कर देखेंगे, कौन कौन सा कर होता है समझना है हम लोग को। तो सबसे पहले देखो टकोली लिया जाता था ना, बिम्बा जी क्या लिया, टकोली लिया, तो टकोली याद करो, टकोली, और टकोली एक प्रकार का वार्षिक कर है, ठीक है, वार्षिक कर, ओके, वार्षिक कर याद रख लेना, ठीक। टकोली एक याद रखना है आपको, सायर, सायर, सायर कर, शायरी वाला नहीं, ये सायर देखोगे तो आयात निर्यात कर है, आयात निर्यात कर, ठीक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, ठीक है, ये आपको जानना है, कोई भी सामान का आयात निर्यात कर, ओके, इसको जानना। टकोली हो गया, सायर हो गया, इसके बाद कलाली देखो, कलाली, ये टकोली जानते हो ना, कलाली देखो, और पूरा लिख देता हूं इसमें। ये वार्षिक कर कौन लोग देते थे, जमींदार लोग देते थे, है ना, तो जमींदारों द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक कर। कलाली एक प्रकार का आबकारी कर, कौन सा कर, आबकारी, आबकारी मतलब समझ रहे हो ना, दारू दारू, आबकारी कर, ठीक है, शराब पर लगने वाला टैक्स, आबकारी कर, ओके, याद रख लेना। मादक पदार्थ पर, मादक पदार्थ पर कर। इसके बाद देखोगे तो एक याद रख लेना, पंडरी, 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 और दूसरा याद रख लेना सेवई, सेवई, सेवई खाने वाला नहीं, पंडरी, पंडरी देखोगे तो एक प्रकार का गैर कृषि कर, गैर कृषि कर, कृषि के अलावा अन्य कर। सेवई देखोगे तो छोटे छोटे बीच बीच में लगने वाले अस्थायी कर, उन सब का समूह को, अस्थायी करों के समूह को सेवई बोला जाता था। तो एक प्रकार का अस्थायी, है ना, अस्थायी करों का क्या, करों का समूह, छोटे छोटे, जो अस्थायी मतलब कहने का मतलब कुछ समय के लिए लगाया गया फिर बंद कर दिया गया, ऐसा छोटे छोटे कर जो सेवई के अंतर्गत आते हैं। पंडरी गैर कृषि कर, आपका अस्थायी करों का समूहीकरण सेवई, ये आपको जान लेना। एक आपको जानना है पट्टी और महल, पट्टी और महल याद रख लेना। पट्टी देखोगे, पट्टा किस पर मिलता है, अपने घर का पट्टा मिलेगा ना, तो पट्टा, पट्टा, तो पट्टी, पट्टा मिलना, जमीन का पट्टा मिलना, पट्टी, तो ये है अपना घर कर, घर कर, घर, अपने घर के लिए देने वाला कर। आपका महल देखोगे, महल, तो महल इंपॉर्टेंट है, ये महल देखोगे तो किस पर, अभी देखें ना हम लोग यहाँ पर देखो खालसा, तो इसके लिए क्या देना पड़ता था, महल कर, याद रख लेना, महल कर। खालसा जमीन पर महल कर, तो महल कर खालसा जमीन के लिए देना पड़ता था, याद रहेगा, खालसा जमीन के लिए याद करते चलना भाई। देखो टकोली वार्षिक कर जमींदार पटाएगा, सायर आयात निर्यात कर, कलाली आबकारी कर, पंडरी, पंडरी में कोई भी गैर कृषि कार्य हो सकता है ना, तो गैर कृषि कर। सेवई देखोगे तो छोटे छोटे अस्थायी करों का समूह। पट्टी देखोगे तो खुद के घर का पट्टा मिलता है। महल देखोगे तो खालसा जमीन का कर, ओके, खालसा जमीन पर दिया जाने वाला कल, ओके, खालसा जमीन पर दिया जाने वाला कर, सॉरी, याद रहेगा। एक होता है जमींदारी टैक्स। जमींदारी टैक्स कहने का मतलब है जितने भी आयातित अनाज है उस पर लगने वाला टैक्स, तो इसको भी लिख लो, जमींदारी कर, जमींदारी कर, ओके। ये कर के प्रकार है ना सब। जमींदारी कर देखोगे तो आयातित अनाज पर, है ना, आयातित, ओके, आयातित अनाज पर मिलने वाला, लगने वाला कर, ओके। इसको पूरा लिखना आप लोग,
मैं बोल दिया हूं। तो ये हो गया टैक्स, टैक्सेशन, कर आरोपण। ओके, उस समय के कर आरोपण, इस प्रकार से कर के थ्रू राजस्व, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो लोग। तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या देखे, एक तो क्षेत्र देखे जिसमें खालसा क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र और ताहूददारी क्षेत्र। ताहूददारी क्षेत्र में अलग अलग ताहूददारी को हम लोग देखे, लोरमी, तरेंगा, सिरपुर, लवान, संजारी, खल्लारी, सिहावा, ये सातों को। ठीक है, कौन कौन से समय देख लिए। अब हम लोग देख लिए टैक्स। ओके, टैक्स के बाद देखोगे तो अब हम लोग को देखना है क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को, उस समय के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को देखना है। मराठा कालीन अर्थव्यवस्था, तो मराठा कालीन अर्थव्यवस्था के समय में देखोगे तो सबसे पहले इस समय के रुपया देखो। रुपया उस समय चलता था नागपुरी रुपया, नागपुरी रुपया। इसको राजस्व व्यवस्था में भी हम लोग देख सकते थे। ठीक है, नागपुरी रुपया। ओके, उस समय मुद्रा के रूप में देखोगे तो क्या चलता था, नागपुरी रुपया। इसको याद रख लेना। ठीक, उस समय का मुद्रा है। ओके, अब देखो नागपुरी रुपया हो गया, ये तो उस समय के जो मुद्रा है, जो याद रख लेना। अब हम लोग को देखना है इसके अंतर्गत, तो उस समय मराठा लोग किस पर डिपेंड थे, तो जीविका पार्जन के लिए, जीविका पार्जन के लिए मतलब जीने के लिए, जीविका पार्जन के लिए देखोगे तो कृषि पर डिपेंड थे, कृषि पर, एग्रीकल्चर। ओके, याद रख लेना, जीविका पार्जन के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। और व्यापार के लिए, व्यापार के लिए तो व्यापार कार्य कैसे करते थे, तो उस समय वनोत्पाद से व्यापार कार्य करते थे। ठीक है, वन उत्पाद से, ठीक है, व्यापार कार्य करते थे। और ये व्यापार भी देखोगे तो कुछ सीमित क्षेत्र में, कुछ सीमित क्षेत्र तक ही थे, याद रख लेना। ओके, तो ये हो गया अर्थव्यवस्था। ओके, अर्थव्यवस्था। अब इसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही देखोगे तो क्या जानना है हम लोग को जी, तो मापन की पद्धति, मापन की पद्धति, इसको देखना है। क्या देखना है, मापन की पद्धति। ठीक, मापन, ओके, मापन। तो उस समय मुद्रा के रूप में देखोगे तो मापन के रूप में हम लोग क्या यूज करते थे, ठीक है, दूरी के लिए क्या यूज करते थे, है ना, वस्तु के लिए क्या यूज करते थे, ये सबको देखना है। तो आय के लिए, आय और लेन देन के लिए देखोगे, आय और लेन देन के लिए तो देख लेते हैं आय। ठीक, इससे संबंधित। ओके, थोड़ा और छोटा किया जाए। आय, लेन देन, मापन देखो तो सबसे छोटा आपका इसका मापन का पद्धति था कौड़ी। उस समय कौड़ी चलता था। ओके, कौड़ी से बनता था क्या, गंडा। ठीक, कौड़ी, गंडा। फिर गंडा से देखोगे, गंडा से तो आपको देखने मिलेगा कोरी, कोरी। और कोरी से देखने मिलेगा दोगानी, दोगानी। और दोगानी से देखने मिलेगा रुपया, रुपया। समझ आ रहा है ना। ये देख लीजिए, इसको कलर थोड़ा चेंज करता हूं। ये देखो, कौड़ी, कौड़ी से गंडा, गंडा से कोरी, कोरी से दोगानी, दोगानी से रुपया। तो देखो ये आपको समझना है, कितने कौड़ी से एक गंडा बनेगा, कितने गंडे से एक कोरी बनेगा, कितने कोरी से एक दोगानी, ये सबको याद करना है। ठीक है, तो याद करो। चलो बताता हूं। 4 कौड़ी मिलकर, ये 4 कौड़ी मिलकर क्या बनेगा, एक गंडा। ठीक है, 5 गंडा मिलकर एक कोरी। ओके, और 20 कोरी मिलकर एक दोगानी। ओके, और 16 दोगानी मिलकर
1 रुपया। बात समझ आया? इसको याद रख लेना, ठीक है। ये 1 कौड़ी है, 4 कौड़ी मिलेगा तो 1 गंडा, 5 गंडा मिलेगा तो 1 कोरी, 20 कोरी मिलेगा तो 1 दोगानी, और 16 दोगानी 1 रुपया। ठीक, इसको याद रख लेना। ये है मापन आय से संबंधित। वस्तु से देखोगे, वस्तु से, तो वस्तु से देख लो, वस्तु से संबंधित, ठीक, वस्तु से संबंधित देख लो। वस्तु से संबंधित में देखोगे तो फोहाई, अधेलिया, चौथाई, काठा, ये सबको याद रखना है। फोहाई, अधेलिया, चौथाई, काठा, ये सब आपको सुनने मिलेगा। ओके, याद रख लेना। ठीक, तो लिखें, इसको लिख लेता हूं मैं। फोहाई, फोहाई, इसका बड़ा रूप है अधेलिया, चौथाई, काठा, और ऊपर देखोगे तो खंडी, खंडी, सबसे बड़ा खंडी वस्तु मापन के लिए, है ना। 1 खंडी, 2 खंडी, ठीक है, 1 चौथिया, ये सब सुनते हो ना, तो याद कर लेना। फोहाई, अधेलिया, चौथिया, खंडी और काठा। ओके, तो देखोगे तो 2 फोहाई से बनता है 1 अधेलिया। कितना से जी? 2 फोहाई से बनेगा 1 अधेलिया। 1 अधेलिया, 2 फोहाई, ये तो 1 फोहाई हो गया। ठीक है, 2 फोहाई 1 अधेलिया। 1 मिनट ना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, तो 2 फोहाई 1 अधेलिया। ठीक, उसके बाद 2 अधेलिया, 2 अधेलिया से 1 चौथाई, या आप 4 फोहाई से 1 चौथाई बोल सकते हो। ठीक है, 4 फोहाई से 1 चौथाई सीधा ले सकते हो, 2 और 2 4 हुआ ना, तो यहां पर। ठीक है, तो 2 फोहाई से अधेलिया, 2 अधेलिया से क्या? 1 चौथाई। ओके, और 20 चौथाई से, 20 चौथाई से 1 काठा, 20 चौथाई से 1 सॉरी 4 चौथाई से ना, सॉरी इसमें याद रख लेना, 4 चौथाई से 1 काठा, और 20 काठा से 1 खंडी। ओके, तो याद रख लेना। 2 फोहाई से 1 अधेलिया, 2 अधेलिया से 1 चौथाई, 4 चौथाई से 1 काठा, है ना। अलग अलग 4 चौथाई देखो, 1/4, 1/4 ना जी। ठीक, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4 हुआ, 4 हुआ ना। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1, इसी को बोला गया। तो 4 चौथाई से 1 काठा, 1 काठा, अब 20 काठा से 1 खंडी, 1 खंडी, तो इसको याद रख लेना। एक होता है दूरी से संबंधित मापन, दूरी से संबंधित। ओके, दूरी से संबंधित, तो दूरी से संबंधित देखोगे तो क्या? दूरी को देख लो। सबसे नीचे में हम लोग देखेंगे मील, मील, और मील से बनेगा कोस। ओके, मील, कोस, फिर आपका देखोगे इसी में और ऊपर करोगे और ज्यादा जानोगे तो यहीं तक देखना था, लेकिन मील, कोस और ज्यादा देखोगे तो धाप, और इससे ऊपर हाफ। ठीक है, 3 मील का 1 कोस, 1 कोस, इसको याद रख लेना। 3 मील का 1 कोस, और आप देखोगे तो आधा मील का, आधा मील का, सॉरी आधा कोस का ना, 3 मील का 1 कोस। ओके, 3 मील का 1 कोस, और आधा कोस का 1/2, आधा कोस का 1 धाप, ये आपको जानना है। और 2 धाप मिलाकर के क्या बनेगा? 1 हाफ। ठीक, तो ये आपको याद रखना। ठीक, ये 1/2 ना। ठीक, 1/2, तो 3 मील 1 कोस, और आधा कोस 1 धाप, और आधा धाप
एक हाफ, इस तरीके से ये बनता है। ओके, इसको जान लेना। ठीक, तो ये 3 हुआ, आय, कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी, रुपया, फोहाई, अधेलिया, चौथिया, काठा, खंडी, और ये मील, कोस, धाप और हाप। कोई दिक्कत बताइए? तो ये 3 तरह के मापन पद्धति को हम लोग मराठा काल में देखते हैं। ठीक, मराठा काल में 3 पद्धति, ठीक, मापन के। आय के लिए कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी, रुपया, फोहाई, अधेलिया, चौथाई, काठा, खंडी, मील, कोस, धाप, हाप, मील, कोस, धाप, हाप, मील, कोस, धाप, हाप, 3 मील का 1 कोस, आधा कोस का 1 धाप और आधा धाप का 1 हाप, इस तरीके से। ओके, समझ आएगा? तो ये हो गया आपका मराठा कालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में मेनली हमको जानना है नागपुरी रुपया को, जीविकोपार्जन को, इस समय के व्यापार को, ये सबको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया मराठा कालीन शासन व्यवस्था। आज के लिए इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग ब्रिटिश को शुरू करेंगे आगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।